शिक्षक साथी और शोधार्थी मित्रों, क्योंकि आप लोग ने कहा कि हम चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। जब आप शोध क्षेत्र में गए थे, जब आप कोई काम कर रहे थे, किसी विषय को लेकर कर रहे थे, तो आप एक शोधार्थी की हैसियत से क्षेत्र में गए थे। 3 तरह से प्रश्न उठाए गए। एक तो शोध प्रबंध तैयार करने की दृष्टि क्या हो, किस तरह शोध प्रबंध को तैयार किया जाए। दूसरा जो आपके अनुभव है, शिक्षक साथियों के अनुभव हैं, उन अनुभवों के दरमियान जो प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों का व्यावहारिक कोई उत्तर है क्या हमारे पास, यह है। और तीसरा जो है वह प्रश्न तीसरा जो है वह शराबबंदी के संबंध में जो विचार हैं, जो तथ्य हैं, उससे संबंधित है। मैं शुरू करूंगा। शोध प्रबंध किस तरह से तैयार किया जाए इस पर बाद में आऊंगा। प्रश्न भूल न जाऊं इसलिए प्रश्न को पहले लेता हूं। यह नहीं है कि जो शराब का व्यापार करते हैं वे बेरोजगारी के कारण शराब के व्यापार में लगे हुए हैं और उनके रोजगार का साधन वह पहले न था न आज है। आसानी से धन अर्जित करने की मनसा के कारण शराब का व्यापार होता है और गरीब लोग शराब का व्यापार नहीं कर रहे हैं। शराब के व्यापार में वही लोग लगे हैं जो तथाकथित संपन्न लोग माने जाते हैं। इसलिए इस बात को हमारा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। आप लोगों ने क्षेत्र में अध्ययन किया होगा, यह देखिएगा। दूसरी स्थिति यह है कि शराब कोई भी मुद्दे पर जो पक्ष और विपक्ष में समाज बटा है, वह 1977 में भी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहने वाले लोग थे और देवकांत बरुआ ऐसे लोग थे जो कहते थे यही कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आज वह प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ी है। मुद्दे चाहे सही हो, लेकिन राजनीतिक पक्षधरता जो हमारी है वह हमारी प्रतिबद्धता हमारे सामाजिक मुद्दे पर हावी हो जाती है। और जब सामाजिक मुद्दे पर वह राजनीतिक प्रतिबद्धता हावी हो जाती है तो वह अगर कोई अच्छा काम मोदी सरकार करती है तो भी उनको खराब लगता है जो उसके विरोधी होते हैं और वह उसके संबंध में तरह तरह के पक्ष निकाल लेते हैं। वही स्थिति बिहार में शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद की स्थिति है और लगातार इस तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। हमें यह बताइए कि दहेज विरोधी कानून गलत है या सही है? गलत है। बावजूद इसके समाज में दहेज का प्रचलन है या नहीं है? तो फिर यह कह देना चाहिए कि दहेज लेना और देना दोनों ही अच्छा है और उसको खुली छूट होनी चाहिए, कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। इसके लिए कभी किसी राजनीतिक दल ने आवाज उठाई? वो अलग बात है, वो अलग चीज है। मैं आता हूं, आपने जो उस क्षेत्र में गए हैं, चांदन नदी इसमें से अगर किसी ने देखा होगा तो 2001 में हमने 2001 में उसमें सर्वेक्षण किया था। बालू कहीं पर 15 फीट था, कहीं 25 फीट था, कहीं 45 फीट था। शंकर प्रसाद उस समय कमिश्नर थे, हमारे मित्र थे। अशोक कुमार भी हमारे मित्र आए और उनको हमने कहा कि यह बहुत जो है किसी को संकट में डालने वाला है।
35-36 नालियां दोनों तरफ से निकली है, विशद चर्चा में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा इतने राजस्व का घाटा होगा। हम उसी समय बैठे और हमने उस समय रोड कंस्ट्रक्शन में कितना खर्च सरकार का हुआ है, पिछले साल कितना हुआ है, क्योंकि गाड़ियों का जो दबाव रोड पर पड़ा है उसके कारण क्या हुआ है, और कितने खेती का नुकसान हुआ है, कितना पानी जो है बह के चला गया है, वो बालू के कारण परकुलेट करके नीचे नहीं गया है, इसका हिसाब बिना लगाए हमने सरकारी धन जो खर्च हुआ और सरकार को जो पैसा आया उन दोनों का हिसाब हमने उनके सामने में रखा था। और उस समय हमने पाया कि यह धोखा है। इसलिए शराब से जो राजस्व की प्राप्ति होती है उसमें वह खर्च भी घटा दीजिए जो उनका हेल्थ खराब होने के कारण होता है। स्वास्थ्य सेवा पर खर्च होता है, दवाइयों पर खर्च होता है, एक्सीडेंट बढ़ते हैं, घरेलू झगड़े के कारण जो अदालतों में खर्च होता है, ये सारे खर्च होते हैं। तीसरी बात, क्या सरकार इसलिए बनाई जाती है कि पैसा अधिक से अधिक वसूल किया जाए, इसलिए समाज में सरकार बनाई है सरकार ने कि व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, किसी की मनमानी नहीं बढ़े, इस बात के लिए सरकार होती है। अगर सरकार शराब पिलाकर पैसा वसूल करती है तो दूसरी ओर कहेगी तो स्कूल बंद करो, शराब खाने खोलो। गांधी जी ने एक बार कहा कि अंग्रेजों के आने के बाद, ठीक है धर्मशास्त्रों में था, हम लोगों ने 1997 में भितिया है यहाँ फुल्ली डूमर में, वहां पर इस विभाग का कैंप ले गए थे। आदिवासियों का इलाका है, वहां पर हम लोग, वह जो हमारी ही संस्था है कस्तूरबा गांधी शांति केंद्र, उसके घेरे में कोई भी आदमी शराब पी करके, आदिवासी भी नहीं आता था। यह बंदिश थी। जो उस समय के संचालक थे उनका यह भय था, या जो था श्रद्धा रहा हो गांधी के प्रति, जो भी रहा हो, लेकिन उस कैंपस में नहीं आते थे, थोड़ा सा कदम भी नहीं रखते थे। लेकिन वहां के लोगों ने बताया कि यह तो हम लोग की परंपरा में है, यह हमारी परंपरा को तोड़ना क्यों चाहते हैं। उनका भी एक जवाब हमारे पास नहीं होता है। तो यह जो है, यह हमारी परंपरा में किस समय आया, किस तरह के शराब हमारी परंपरा में आया, यह हमारे संस्कृति का अंग किस तरह से बना, और यह विदेशी शराब की बिक्री अंग्रेजों के आने के बाद राजस्व की वृद्धि करने के लिए हुई। मदरसे, गांधी ने कहा मदरसे घटे, शराब खाने बढ़े। तो यह जो है इस तरह से देखना पड़ेगा। हत्या बढ़ रही है, आतंकवाद, क्योंकि उन्माद हुआ, कोई भी हत्या बिना उन्माद के, इसीलिए सेना को शराब दिया जाता है पीने के लिए कि वो भूल जाए। माने अर्ध विक्षिप्त स्थिति में समाज को लाने की कोशिश होती है, सही बोल नहीं सके। तो यह इसको देखना चाहिए। वैश्विक व्यापार के संबंध में कहा उमेश जी ने, वैश्विक व्यापार ही नहीं, चीन के बारे में आप चीन का इतिहास पढ़िएगा। चीन को अफीम खिलाया गया था, अफीम खिला करके उसको मदहोश रखा गया था, और जब तक वह मदहोश रहा उसके संसाधन लूटे जाते रहे। उतना बड़ा चीन छोटे से जापान का उपनिवेश था, छोटे से जापान का उपनिवेश था, और वह सिर्फ अफीम खिलाने के कारण था। आज चीन एक वैश्विक शक्ति के रूप में अगर उभरा है तो वह अफीम छोड़ करके उभरा है। वह अर्ध विक्षिप्तता की स्थिति में अपने देश को यह करके उभरा है। नीति, एक किसी बच्ची ने उठाया था कि नीति गलत है, नीति सही है। असल बोलना यह चाह रही थी कि नीति सही है,
परिणति उसमें जो है नहीं हो रही है। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कोई भी कानून गलत है या सही, इसका परीक्षण उसके परिणाम से नहीं कीजिए। परिणाम तो उसको लागू करने वाला कितना माने सक्षम है, वह कितना प्रभाव पैदा कर सकता है, इस पर निर्भर करता है। इसलिए कोई कानून गलत है या सही, यह परिणाम नहीं बल्कि उसकी नीयत और समाज पर उसके दूरगामी प्रभाव के आधार पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो शराब अच्छा है या शराब गलत है, एक बार में अगर कोई पूछेगा तो कोई भी शराबी भी उत्तर देगा कि यह गलत है। तो फिर गलत है तो नहीं छोड़ने के कई कारण हैं। अब उन कारणों को दूर करते रहिए। उस जो करोड़पति है वह अरबपति बनेगा, इसलिए उसको छूट चाहिए। और दूसरी बात, बड़े खुले मन से सोचिए। अकादमिक लोग खुले मन से सोचते हैं। जातियों के आधार पर भी आपने देखा किस जाति के लोग शराब का समर्थन कर रहे थे, किस जाति का लोग दबे स्वर से शराब का समर्थन कर रहे थे, किस जाति के लोग शराब बंदी का विरोध कर रहे थे, जरा ये देखिए। यह फिर उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को देखिए और फिर सोचिए कि उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता उनको क्या बोलने के लिए मजबूर करती है। प्रश्नाकुलता यह जो है, पहले क्यों नहीं और बहुत कराया जाना चाहिए, यह वही लोग बोलता है जो कभी कुछ नहीं करना चाहता है। क्योंकि जरा सा क्यों बताते हैं, क्योंकि यह जो एक सिस्टम है, निश्चित रूप से जो सहजीवन है उसका एक आनंद है, उसकी एक उपलब्धि है, उसका एक लक्ष्य है, उससे कुछ हासिल होता है। दूसरा कि जिस क्षेत्र में हम जाते हैं उस क्षेत्र में नियमित संपर्क का कोई आधार नहीं विकसित हुआ, अब तक नहीं विकसित हुआ, हमारे समय में भी विकसित नहीं हुआ। इसलिए उस सर्वेक्षण वहीं रह जाता है, आपके लिए 100 नंबर पुस्तक के रूप में वहां सज जाता है। आप जो करेंगे उसका भी तब तक कुछ नहीं होगा जब तक विभाग उसको एक संकलित स्वरूप में दे करके एक रिकमेंडेशन को आधार बना करके या आगे की परियोजना के रूप में उसको प्रस्तुत करके उसका कोई उपयोग नहीं करेगा। तो क्योंकि आपको जो विधि बताई गई, अभी जो विधि बताया आपको कि इस तरह से आपको जोड़ना है, यह विधि बहुत पुरानी हो गई है, इससे नहीं चलता है। ओपिनियन आपको हमने कहा कि अलग अलग उम्र के लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं। औरत और मर्द के सोच में भिन्नता है। पढ़े लिखे लोग, निरक्षर लोग और पढ़े लिखे लोग के मत में भिन्नता है। अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग के मत में भिन्नता है। तब हम जा सकेंगे। एक कहानी कहते हैं, एक इस जगह विषय मानिकपुर है, बार बार मैं इसको का उदाहरण देता हूं। वहां पर पहले एक 200 नंबर का होता था, 100 नंबर का एक गांव को समुन्नत कैसे किया जाए इस पर उसको परियोजना बनाना होता था। वह जाता आता था और ग्राम स्वराज्य की दृष्टि से वह गांव कैसे खड़ा हो इसका की एक योजना बनाता था। कुछ दिन चलाए हम लोग, 3-4 साल संभवतः। वहां भेजे विषय मानिकपुर, मिक्स्ड जातियों का गांव है। वहां पर जो लड़का गया था, 2 लड़के गए थे, उन्होंने सूचना दी कि यहाँ पर महिला और पुरुष का डेमोग्राफी जो है 1000 पुरुषों में 800 महिला है। हमने कहा कि भाई तुमने कैसे किया, सब जातियों का अलग अलग किया क्या? कहा नहीं सर। तो फिर गया जाति का करके लाया। फिर ये तीसरा प्रश्न हमने किया उससे, जब ले आया हमने कहा कि
देखा कि इतने वर्ष के बच्चे कितने हैं, इतने वर्ष के बच्चियां कितनी हैं, किस वर्ष में घट रहा है, किस वर्ष में बढ़ रहा है, घट रहा है तो उसका कारण क्या है, बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या है, यह कैसे पता लगाएंगे? बाद में संपूर्ण जब विश्लेषण 3-4 बार भेजने के बाद विषय का कराया तो पता चला कि वहां का एक राजपूत टोला है जिसमें 10 वर्ष से कोई बच्चियां जन्म नहीं ली थी। अब आप सोचिए कि योजना बनाने वाला समूचे गांव में जागरण का काम करता, क्या मतलब था? समूचे गांव में अगर वह जागरण का काम करता तो कोई मतलब नहीं था, उसको तो उस टोला विशेष में ही काम करना था। उसमें सिर्फ 3 बच्चियां पैदा हुई थी उस पर 10 वर्ष में, जो बसंत की बहन थी बस। और किसी घर में बच्चियों को तब पता चला, इसीलिए भेजे ही थे हम, क्योंकि पता चला था कि वहां पर जब बच्चियां पैदा लेती है तो गद्दा के नीचे उसके दादा या उसके पिता उसको मार देते हैं या खैनी खिला देते हैं। तो यह जो है प्रॉब्लम के जड़ तक कैसे जाया जाता है। अब वहां पर आप जाते हरिजन टोला में काम करने, आप वहां जाते दूसरे टोला में काम करने, जरूरत क्या थी भाई? इसलिए पिन पॉइंटेड आपको प्रॉब्लम को निकालने की जरूरत होती है। अब जो है हम बार बार कोई क्षेत्र जाए नहीं जाए, उनसे नियमित संपर्क बनावे, विभाग का संपर्क हो, यह एक एकेडमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आता है। आज संपूर्ण देश में दुनिया समाज से ज्ञान ले रही है और भारत एकेडमिक्स जो है वह समाज से कट रहा है। हम पढ़ाते जरूर हैं कि स्वच्छ भारत अभियान होना चाहिए, स्वच्छ भारत होना चाहिए, घर का कूड़ा ऐसे, लेकिन यही विश्वविद्यालय का यही बगल गंदगी से भरा हुआ है। तो अब यह जो है हमारे पास एयर कंडीशनर होगा वाइस चांसलर के पास, और यह नाली साफ करने के लिए उनके पास संसाधन नहीं होगा। विश्वविद्यालय के पास संसाधन, वह क्या आईना बनेगा समाज का? तो आईना समाज का कैसे बने? विभाग, विश्वविद्यालय और विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी एम्बेसडर है। वह जो है, हम जब 2007 में 9 में हमने वहां पर समाज कार्य का पाठ्यक्रम शुरू किया, सोशल वर्क गांधीयन पर्सपेक्टिव में, तो मेरे पास 4 विद्यार्थी आए। एक विद्यार्थी यही अकबर नगर का नीरज कुमार था जो गांधीयन थॉट से भी पास किया है। वह ये 2-3 दिन क्लास आया, क्लास ही नहीं आया। हमने सेंटअप 3 को किया, उसको सेंटअप नहीं किया, परीक्षा नहीं देने दिया। लड़के वह 3 जो बैच के हैं उनको पूछिएगा, सिर्फ एक मैं शिक्षक था जिसको समाज कार्य का ABCD नहीं आता था। रात में पढ़ते थे, सुबह पढ़ते थे और दिन भर में 4 से 5 कक्षाएं लेते थे। इसका असर यह हुआ कि 5-6 वर्षों में 200 फॉर्म वहां आने लगे, छांटना पड़ने लगा हमको। खाना हो गया जी, बीच में टिफिन में पूछते थे खाना हो गया, हम भी उसी के साथ कैंटीन में जाते थे, खा करके आकर के फिर किताब लेते थे और उस किताब से उसको पढ़ के पढ़ाते थे। जिज्ञासा लड़के के अंदर इतनी पैदा हुई कि आज मेरा प्रथम बैच का लड़का हमको पढ़ाता है। हम उससे मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। गजानन नीलामे नाम है, मराठी है, जिसको हिंदी नहीं आती थी वह आज हमारा हिंदी शुद्ध करता है। तो विद्यार्थी शिक्षक से को बाध्य कर दे पढ़ने के लिए, ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे तो हम क्षेत्र में भेजने लगेंगे। दूसरी बात जो कहनी है वह कहनी है कि मनोज ने कई प्रश्न सवाल किए और
गौतम ने अपने बारे में। यह प्रश्न था कि जिज्ञासा तब विद्यार्थियों में पैदा होगी जब शिक्षकों में पैदा हो जाएगी। हम 8 दिन में एक पुस्तक पढ़ेंगे कम से कम। यहां पर पढ़ाई थोड़ी मेरी रुक गई है, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती है। पढ़ने का कोई अंत नहीं होता। रामजी बाबू के पास, रामजी बाबू को तो नाम कई बार आता है। गए थे इधर, हम बीटा आए थे, वो तो बीटा में ही मिलने गए थे। उनको जब हम कुछ सुनाने लगे तो बोले मनोज लिखी के जरा भेजी दियो, हमारा रोशन पढ़ी पढ़ी सुनते। हम जब सुनाए तो उनको अच्छा लगा। तो यह कुछ बातें हैं। अब मैं आता हूं, आप शोध प्रबंध किस तरह से तैयार करेंगे, जो आपके स्वार्थ की बात है। शोध प्रबंध मैंने विजय जी से भी चर्चा की। इसका यह मतलब नहीं है कि शोध प्रबंध 10 पन्ने का होगा। शोध प्रबंध में आप जैसे कि क्या नाम है तुम्हारा? प्राची, मीनाक्षी। मीनाक्षी ने धड़ल्ले से बहुत कहा। यह उसके परिवार की पृष्ठभूमि भी है। मैं साफ साफ जातीय बात करता हूं, साफ साफ करता हूं जातीय बात, कि दलितों के मुंह में बोली नहीं आई है और न तो पिछड़ों के मुंह में बोली आई है। यह बोलने की, एक ही शब्द को विस्तारित करने की क्षमता पैदा कीजिए, नहीं तो समाज जीने नहीं देगा। यह बात नहीं है कि जितने प्रश्नों से मीनाक्षी को रूबरू होना पड़ा उतने प्रश्नों से आपको रूबरू नहीं होना पड़ा होगा, लेकिन आपको विश्लेषण करने की क्षमता अगर नहीं है तो आप शोधार्थी नहीं बन सकते। पहली बात। दूसरी बात, आपने क्षेत्र में जो अनुभव किया उसको सोचिए ना कि 8-10 मीनाक्षी का 8-10 पेज में होगा। वो जितनी बातें उसने कही है 10 पेज में लिखेगी। दूसरी बात, क्षेत्र के बारे में 1-1.5 पेज में, 2 पेज में जो लिखना है लिख दीजिए। 10 इंटरव्यू है तो वह 10 इंटरव्यू में प्रश्नकर्ता उत्तरदाता, प्रश्नकर्ता उत्तरदाता करके उसके बाद विश्लेषण करना है आपको। आप उसमें से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, आपका मंतव्य क्या बनता है। एफजीडी जो आपने किया, वो कौन लड़की थी? वो गई पर्वती, जब लड़ाई होने लगा तो वहां से हट गई। यही तो एफजीडी में लड़ाई बढ़िया एफजीडी होता। वहां पर तुम मोबाइल अपना जो है रिकॉर्ड कर, रिकॉर्डिंग है, तो वहां से हटने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं थी। अब तो वही इंटरफेयर वहां पर इंटरफेयर कर ये रहा है लोग। तो इस तरह से आपको एफजीडी जो आपने किया है, एफजीडी को भी पहले क्रूड वाल नहीं कहते हैं, क्रूड रूप में रख दीजिए, लिख दीजिए और उसके बाद निष्कर्ष लिखिए। शोध की विशेषता यह होती है कि उसमें अगर नाम उजागर नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई शराब माफिया मिल भी गया तो यह काम आपका नहीं है कि आप शराब माफिया को पकड़वाने लगे, आप उसका नाम अपने शोध में लिख दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं लिखिए। आप उम्र लिख सकती हैं, जाति लिखना हो लिख दीजिए, जातियों छिपाना हो छिपा जाइए आपके पास, लेकिन उसका प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि कल अगर आप पर कोई आरोप लगाता है तो आपके पास उत्तर उसका हो। तीसरी बात, उमेश जी ने बताया है कि आप लोग यह टेबल बनाएंगे और वह टेबल का विश्लेषण, इसको कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा। और जो किताब जो आप वेबसाइट पर हो, थाने में केस पहले कितना दर्ज होता था, अब कितना दर्ज होता रहा है, उस केस में हत्याओं का कितना केस है, रंगदारी का कितना केस है, घरेलू झगड़ों का कितना केस है, पहले कितना था। अगर यह कर सकिए तो यह ला सकते हैं।
अदालतों में शराब के संबंध में जो केस चल रहा है उसका आप केस स्टडी, इसको कहते हैं केस स्टडी प्रस्तुत कर सकते हैं। यही 400 आदमी जिससे आपने मंतव्य लिया है भागलपुर में बम विस्फोट करने लायक है, बिहार में बम विस्फोट करने लायक होगा। इसलिए यह सवाल नहीं है कि हम चंपारण गए तो हमने क्या किया, चंपारण गए तो हमको लगता है चंपारण जाने वालों ने कुछ नहीं किया है, हमने तो नहीं पढ़ा। वह तो सबको पढ़ लेना चाहिए था, हमको भी मिलता तो वह भी पढ़ लेते कि क्या किया है। इसलिए कुछ नहीं किया है और आप भी कुछ नहीं करेंगे, यह हम मान रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जो रखिएगा ना उसमें सबका मिला हुआ मंतव्य होगा। हम नरेंद्र से कह रहे थे वह जो है कि उसको SPSS में डालना होगा, आपके सभी डाटा को अलग अलग आपका SPSS में डालने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी ने सिर्फ ब्राह्मणों का किया है, 2-4-10 हरिजन का किया है। अनुपातिक होता है, जो भी शोध होता है वह अनुपातिक होता है। तो अनुपातिक हम कर नहीं सके हैं, बच्चे कम थे, अनुपातिक नहीं हो पाए। एक आदमी भी अनुपातिक कर सकता है, लेकिन हमको तो क्षेत्र निर्धारित था, इसलिए यह भागलपुर प्रमंडल नहीं है, यह जगदीशपुर अंचल है। जगदीशपुर अंचल के हमने 4 प्रखंडों को किया, 4 टोला को किया है, एक शहर का टोला। वो टोला को जस्टिफिकेशन होना चाहिए सबसे पहले, जिस क्षेत्र को हमने लिया है। आपका जस्टिफिकेशन क्या है? यहां पर शराबबंदी का आंदोलन हुआ। आपका जस्टिफिकेशन क्या है? बैजानी शहर से सटा हुआ, समृद्ध, सभी घर में नौकरी पेशा वाले लोग, उच्च जाति के लोग हैं। आपका हरिजन टोला का क्या है? उसी से सटा हुआ हरिजन टोला है। इसमें क्या है? मुस्लिम परिवार भी है, ट्रक का व्यवसाय भी है, जहां भी खीरीबान ट्रक का व्यवसाय भी है। तो ट्रक चलाने वाला लोग पिता है। और वो जो गए थे वहां रेणुकूट, हम लोग वहां पर लड़कियां सप्लाई होती थी। हम लोग जो गए थे, ट्रक जाता था और इधर से उधर से उतारा। यह था ना रेणुकूट, कौन मनोज जी गए थे? हाँ, रेणुकूट गए थे। तो और लेकिन हम लोगों ने वहां ग्राम विकास का किया था, तो खैर जो है उस पर जाएंगे नहीं। इसलिए पहले का भी कुछ अच्छे अनुभव है, अभी के भी कुछ अच्छे अनुभव आएंगे, क्योंकि उसमें हमारा जाने में, आने में, उस क्षेत्र के फिर से संपर्क करने में, आज तो आपके पास डाटा में अगर कोई कमी है तो जाकर के आप पूरा कर लीजिएगा, यह एक सुविधा हुई है। तो इस सब को देखते हुए आप लोगों को फिर अब हमको लगता है कि अगर कोई प्रश्न, एक आध प्रश्न है तो बोलिए, क्योंकि 3 घंटे 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, कोई भी गोष्ठी 2 घंटे से अधिक अच्छी नहीं होती। चलिए बोलिए, कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। ये सर लागू कैसे किया जा सकता है, उसका कुछ देखिए, लागू माने शराबबंदी लागू कैसे किया जा सकता है? एक तो कानूनी पक्ष है। कानून, मैंने कहा कि कानून अच्छा है या बुरा, अंबेडकर साहब के एक उक्ति में वह लिखा हुआ है कि मैंने बहुत अच्छा संविधान बनाया है। यह इस पर निर्भर नहीं करता है कि संविधान कितना अच्छा है, यह इस पर निर्भर करता है कि संविधान को लागू करने वाले लोग कितने अच्छे हैं या बुरे हैं। पहली बात, कानून अपने आप में अच्छा है, लागू करने वाले ईमानदार अगर हैं तो उनके साथ जिनके आधार पर उसको लागू करना है वह कितने सक्षम है, वह कितने ईमानदार हैं, और समाज इसके लिए तैयार है कि नहीं। जिस बात के लिए समाज तैयार नहीं होता है वह कानून लागू नहीं हो सकता है। इसलिए समाज की तैयारी सबसे पहले होने की जरूरत होती है। समाज तैयार है। एक हम लोग संचार में पढ़ाते हैं स्पाइरल ऑफ साइलेंस।
स्पाइरल ऑफ साइलेंस क्या होता है? उस समय सामंतवाद चलता था, सामंती लोग होते थे, जमींदार लोग होते थे। वो बोल दिया, बहुत दिनों तक 67-68 तक चल मालिका बोल रहे थे वहीं वोट देवे नहीं। अब टूटा ना, अब मालिक बोलता है तो वोट नहीं देता है। मालिक हम्मा तो रामविलास जी के देवे, हम्मा तो लाल भाई जी के देवे, हम्मा तो नीतीश जी के देवे, ना हम्मा तो मोदी जी के देवे। तो यह जो है आज ये कॉन्फिडेंस है बना है समाज में, तो यह कॉन्फिडेंस पैदा करने की जरूरत है मुद्दों पर। अगर यह बोलने की ताकत समाज में आ जाएगी, सच कहने की, नहीं तुम शराब बेच रहे हो, गलत कर रहे हो, हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हो, यह अरे वो करता है क्या, मर्डर हो जाता है। किसी ने देख लिया, हमको क्या मतलब है पुलिस के झंझट में कौन पड़े, निकल जाते हैं लोग, एक्सीडेंट हो जाता है निकल जाते हैं लोग। तो यह जो है, और प्रशासन भी उसको तंग करती है, इसका उदाहरण मिला होगा। परबत्ती में आप गए थे, परबत्ती में पता चला हमको, हमने बहुत गहराई से देखा नहीं, कि जो लोग शराब का विरोध कर रहे थे उन्हीं को SC/ST एक्ट लगा करके, SC/ST नहीं होगा, वो जो विरोध कर रहा होगा वह सामान्य जाति का होगा, उस पर SC/ST एक्ट लगा करके उसको जेल भेज दिया। तो अब यह एक्ट का दुरुपयोग भी हो रहा है। तो इस स्थिति में पुलिस प्रशासन जो है वह जब कानून की किताब के आधार पर देखने लगता है और समाज के समान स्थिति को नहीं देखता है, कभी कभी सरकार कड़ी है इस माने में, बावजूद इसके ऐसे भी लोग हैं। अरे अंग्रेजों के समय में हमारे प्रशासन में लोग थे, हमारे समाज में वैसे लोग थे जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो वैसे ही लोग हैं। गुजरात में भी कपड़े के दुकान में शराब मिलती है, गुजरात में भी शराब बंद है। वर्धा में वो जिला शराब बंदी है, लेकिन उसको सब कहाँ है, उस जिला के सब कोने पर जिधर से सड़क जाती है होटल खुला हुआ है, वहां से शराब पिया, लोग चला आया। बावजूद इसके मोटरसाइकिल के डिक्की में, कार के डिक्की में शराब पकड़ाता है। इसका वह तो गांधी जी के स्मृति में वर्धा को ड्राई सिटी बना दिया गया, वहां पर भी हल्ला होता है कि क्या फायदा है, इससे ज्यादा अच्छा है तो। लेकिन एक संपूर्ण देश में, मान लिया जाए संपूर्ण देश में शराबबंदी लागू हो जाए तो क्या स्थिति होगी। तो यह जो है राज्य को कितने दूर तक, इसको कहते हैं, हम लोग पढ़ते हैं केंद्र राज्य का संबंध में, कुछ संवर्ती सूची है, कुछ केंद्रीय सूची है, कोई राज्य सूची है। इस पर संपूर्ण देश में जिस तरह परबत्ती में आवाज उठा, उस तरह सरकार चाहे नहीं चाहे, लेकिन अगर समाज से मुद्दे उठेंगे तो समूचे देश में बंद हो जाएगा। जब समूचे देश में बंद हो जाएगा तो फिर झारखंड से आएगा कि हरियाणा से कह रहे थे, हरियाणा से ही कहा आता है। तो यह जो है, यह इसलिए हम जो एकेडमिक्स के लोग हैं वह उसको देखिए कि आज कौन विरोध कर रहा है। विरोध दलीय आधार पर विरोध असमर्थन हो रहा है, शराबबंदी का समर्थन हो रहा है। और किस आधार पर? इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर विरोध कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, मिल रहा है। इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर तो कई कानून हो जाएंगे, कोई कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो इसका मतलब सब कानून को रद्द कर दीजिए, संविधान को बंद कर दीजिए। इसलिए यह तर्क जो है, यह दूसरी बात कैसे होगा, यह होगा समाज में जो बोलता नहीं है, सज्जन शक्ति। सज्जन शक्ति इस पर उमेश जी बहुत बोल चुके हैं, इसलिए उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। जब सच बोलने वाले कुछ लोग भी हो जाएंगे, कौन चलेगा आज देश में भ्रष्टाचार मिटाने को? कौन चलेगा आज देश में जो यह है, तो जो घर जा रे आपनो चलो हमारे साथ की स्थिति आज बनी है।
77 में 74 में कहां कहां से विद्यार्थी आ गया? जानते हैं क्या हुआ था? 5 जून को हो गया था कि सब रेल और यह बंद कर दिया गया था, सब रेलें बंद थी, सब रोक दिया गया, सब जगह गिरफ्तार कर लिया गया। बावजूद इसके जब जयप्रकाश पहुंचे तो कहां कहां से सबके घर में 10-10 लोग 55 लोग था। पटना में 5 लाख लोग इकट्ठा हो गया गांधी मैदान में, 5 लाख लोग आ गया। बताइए तो सरकार के विरोध के बावजूद 5 लाख लोग कहां से जुट गया? घर में छिपा छिपा के रखा था सबने। तो ऐसी स्थिति समाज में पैदा जब हो जाती है तो परिवर्तन होता है। धन्यवाद।